दोस्तों पिछले दिनों के अंदर हमने साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं एंड क्या नुकसान हो सकते हैं। अभी ये मुद्दा चल ही रहा है, ठीक है? लॉ पैनल ने इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट रेडी करी है। जब वो रिपोर्ट आ जाएगी, क्या वो बेनिफिट्स बताती है, क्या नुकसान बताती है या फिर कैसे इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे होगा, वो सारे मुद्दे आने वाले डिस्कशंस के अंदर हम करते रहेंगे। एक कंसर्निंग बात ये है कि देखो मणिपुर के अंदर अब तो काफ़ी सारे महीने हो चुके हैं, ठीक है ना? आई थिंक 4-5 महीने गुज़र चुके हैं अब तो, पर अभी भी वहाँ पर जो वायलेंस है, वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक मिसिंग गर्ल और यूथ की उनकी डेथ की खबर हमें सामने आई है। इस वजह से इम्फॉल के अंदर दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना अभी भी काफ़ी क्रिटिकल मोड के ऊपर है मणिपुर के अंदर। उसी तरह से बात करें तो देखो एक हिंदू के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जानते हो कि कभी एक मुद्दा अगर कोर्ट में चला गया, तो आप जानते हो कि सालों-साल फिर वो मुद्दा अटका रहेगा। उसके पीछे कारण क्या है कि बहुत सारी ना वैकेंसीज़ हैं हमारे यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि जो सरकार है, वो यहाँ पर नामों के ऊपर फैसला नहीं ले रही या फिर कहीं न कहीं उनको नज़रअंदाज कर रही है। इस वजह से ये चीज़ है। तो थोड़ा इस मुद्दे को भी समझेंगे। तो दोस्तों डेट है आज की 27 सितंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। इस मुद्दे को ज़रा समझे ना तो आप जानते हो देखो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे। जहाँ पर कहीं न कहीं जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है, वो यहाँ पर बताता है कि किन नामों को आगे अपॉइंट करना है। फिर हमारी सरकार बेसिकली हमारे जो प्रेज़िडेंट साहब हैं, वो फाइनली इनको अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, आज मैंने होमवर्क भी दिया है, एक्चुअली पहले भी हमने कॉलेजियम सिस्टम डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत बार आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो, स्टैटिक में भी और करंट में भी मैंने अभी 1 महीने पहले ही डिस्कशन किया था। पर मुद्दा यहाँ पे क्या है ना, हमें ये थोड़ा डेटा ध्यान में रखना चाहिए। कई बार मेंस के अंदर ये चीज़ हेल्प हो जाएगी। पहली बात तो ये तो समझो कि जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, ये उन उसके द्वारा ये चीज़ डेटा दिया गया है या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आप कह सकते हो। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो हाई कोर्ट के अंदर ना 60 लाख, हाँ जी, 60 लाख से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, ठीक है ना? और अगर आप नोटिस करोगे 45 लाख केसेस तो 1 साल से ज़्यादा पेंडिंग है। हाई कोर्ट के अंदर बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने हैं सर? इट इज़ मोर देन 80,000 टू बी वेरी स्पेसिफिक 80,591 इतने केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। और अगर आप इसके पीछे का एक मेजर कारण देखो वो है वैकेंसी। यहाँ पे आप नोटिस करोगे हाई कोर्ट के अंदर ना जो वैकेंसी सैंक्शन्ड है, मतलब वैकेंसी नहीं, जो जजेस की स्ट्रेंथ सैंक्शन्ड है, वो है 1114, ठीक है? पर अभी करंटली कितनी है? 774। इस वजह से 340 वैकेंसीज़ तो आपको हाई कोर्ट के अंदर देखने को मिलती है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं। अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि होता क्या है ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 70 हाई कोर्ट कोलिजियम रिकमेंडेशंस अभी 10 महीने से भी ज़्यादा पेंडिंग है। सरकार उन नामों के ऊपर फैसला नहीं कर रही एंड इस वजह से ये चीज़ दिक्कत आ रही है। और काफ़ी बार जो अच्छा टैलेंट होता है, वो भी हमारा यहाँ पे मिस हो जाता है। लोग चाहते हैं, अच्छे लोग चाहते हैं कि वो जज बने, पर कहीं न कहीं सरकार उनके ऊपर ढंग से फैसला नहीं ले पा रही एंड इस वजह से जो जस्टिस की जो प्रक्रिया है ना, उसके साथ कुछ क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ चीताज़ मे बी फ्लोन इन फ्रॉम न्यू कंट्रीज़। अब देखो आप नोटिस करोगे ना, एक्चुअल में क्या हुआ है, पिछले साल के अंदर हमने, आप साउथ अफ्रीका की बात कर लीजिए, नामीबिया की बात कर लीजिए, वहाँ से हम चीता लेकर आए। पर 1 साल के अंदर ही ना 6 जो चीताज़ थे, उनकी हमें डेथ देखने को मिल जाती है। तो प्रोजेक्ट चीता के ऊपर ना कुछ क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। भैया क्या ये सक्सेसफुल है भी या ये नहीं सक्सेसफुल है? ठीक है ना? इतने सारे चीताज़ की डेथ होना अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है। काफ़ी सारे लोगों ने इसके पीछे जो इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, समर विंटर कोट्स की हो गया, तो ये सभी को कारण बताया है। पर इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। तो थोड़ा ना एक काम करते हैं, चीताज़ के बारे में हम समझ लेते हैं कि जो कुनो नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर चीताज़ की हमें डेथ देखने को मिली है, इसके रिगार्डिंग थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा हिस्ट्री बुक्स में जाओगे ना, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इंडिया में ना चीताज़ मिलते थे। कब तक मिलते थे? मतलब इंडिपेंडेंस के आस-पास तक। पर एक्चुअल में क्या हुआ, फिर इतनी सारी हमारे यहाँ पे हंटिंग हुई, इनका प्रोटेक्शन इस तरह से नहीं रखा गया। फिर 1952 के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे एक्सटिंक्ट डिक्लेयर हो गया ये इंडिया से। क्योंकि इतनी जब ज़्यादा जब हंटिंग होएगी ना, तो कहीं न कहीं उनकी पॉपुलेशन कम होनी ही होनी है। ठीक है ना? अपने शौक के लिए लोग मारते थे पहले, जो राजे-महाराजे थे ना, उनके द्वारा ऐसा चीज़ करी गई थी। अब जब हमने देखा यार नहीं ये चीज़ तो गलत है, फिर हमने क्या किया, हमने सोचा नहीं यार चीताज़ को वापस इंडिया में री-इंट्रोडक्शन करा जाए। तो हमने पता क्या सोचा? हमने सोचा कि ना एशियाटिक चीता मँगाते हैं। ध्यान से समझना स्टोरी को। एशियाटिक चीता मँगाने की कोशिश करी। ये आपको आज के टाइम के ऊपर ना सिर्फ़ ईरान के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हम बातचीत कर रहे थे, कई सालों तक बातचीत हुई, पर इन द एंड बात बन नहीं पाई। तो एशियाटिक चीता नहीं मिला, फिर हमने सोचा कि नहीं यार चलो, हम अफ्रीकन चीता मँगा लेते हैं। ये अब मिल गए हैं, ठीक है ना? जो हम साउथ अफ्रीका, नामीबिया से जो लेके आए हैं ना,
वो यहाँ पर कौन से चीता है, आपको ध्यान रखना है वो अफ्रीकन चीता है, एशियाटिक चीता नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे ना, मैंने जैसे बताया आपको, एशियाटिक चीता कहाँ मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर। आज के टाइम के ऊपर 100 से भी कम एशियाटिक चीता बचे हुए हैं। अब इतने कम है, इस वजह से इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसी तरह से जो हम लेकर आए हैं अभी अफ्रीकन चीतास, वो दुनिया में 10,000 के आसपास बचे हुए हैं, ठीक है ना, जो कि अफ्रीकन के अंदर मेजरली देखने को मिलते हैं। तो वल्नरेबल स्टेटस उनका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये चलो अफ्रीकन और एशियाटिक नाम तो अलग अलग है, पर इनमें फर्क क्या है? देखो फर्क ये है कि जो एशियाटिक चीता होता है ना, वो थोड़ा सा छोटा होता है अफ्रीकन चीता से। अफ्रीकन चीता थोड़ा बड़ा होता है। जो इनकी नेक होती है वो छोटी होती है, पर लंबी होती है, मतलब स्मॉलर एंड लॉन्गर। ये बात आपको ध्यान में पता होनी चाहिए। लेग्स भी इनके उस हिसाब से होते हैं। मेजरली ना इनका साइज का ही फर्क होता है कि एशियाटिक चीता थोड़े छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू, बाकी आप इनकी लेग्स का साइज और बाकी चीजें भी देख सकते हो, बट मेजरली आपको यहाँ पे उनके साइज का पता होना चाहिए। जो हेड्स होते हैं ना अफ्रीकन चीतास के, वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता। ये थोड़ा सा हल्का सा फर्क आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कुछ बातें इनके बारे में और जान लेते हैं। जैसे चीतास का अगर आप देखोगे एवरेज एज स्पैन कितना होता है, 10 से 12 साल का। जो जेस्टेशन या प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो लगभग 93 डेज का यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इनके यहाँ कोट वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ आपको इनका बेसिक आइडिया इनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी मैंने फर्क तो आपको समझा ही दिया। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि यार जो चीता का जो प्रोजेक्ट है, इनको आखिर रन कौन कर रहा है। देखो प्रोजेक्ट चीता को इम्प्लीमेंट किया गया एनटीसीए के द्वारा। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, बेसिकली एक्ट के माध्यम से ये बनी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो इसने यानी कि एनटीसीए ने कोलैबोरेट किया मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, और साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं नमीबिया और साउथ अफ्रीका के। तो सभी ने मिलकर इस तरह से 20 चीतास को इंडिया में लेकर आए हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन की वजह से एंड साथ में ना और भी कारण रहे हैं, इन्फेक्शन ही कारण नहीं है। एक्चुअल में ना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक चीता को अगर हम बात करें ना, तो चीता को रहने के लिए या अच्छे से एक जगह पे रहने के लिए कम से कम 100 स्क्वायर किलोमीटर तो चाहिए ही चाहिए। इतना एरिया तो उनको चाहिए ही होता है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि 100 तो बहुत कम है, इनको 400 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए होता है। अब इतनी जगह ना थोड़ी कूनों के अंदर है नहीं, मतलब अगर देखा जाए इतने, अगर 20 चीतास की कंपैरिजन करें तो इतनी जगह वहां पे है नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट भी उतना अच्छा नहीं है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाती है। बाकी थोड़ा हमने भी, ठीक है ना, प्रॉपरली चीजें शायद मैनेज कर सकते थे बेटर। बाकी कई बार क्या होता है ना, इनकी ना टेरिटरी मैप करना इनको चीतास को अच्छा लगता है। कहने का मतलब क्या, जैसे बोलते नहीं है कि ये मेरा इलाका, ये तेरा इलाका। अब जब जगह कम होगी ना, तो ये इलाके की जब एंडिंग होएगी, वहां पर इन दोनों में झड़प देखने को मिल सकती है चीतास के बीच में। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कारण बनते हैं कि जगह कम होने की वजह से ये चीतास के बीच में ये बातें चलती रहती हैं। काफी बार ना बोला जाता है कि यार इन कूनों से ना हम कहीं और चीतास को ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो बातें ही चल रही हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं उस वजह से डिसीजन मेकिंग के अंदर स्लो होने की वजह से, इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से इनकी हमें इस तरह से डेथ देखने को मिल जा रही है, ठीक है ना। ये नंबर मतलब ना बढ़ता रहता है, मतलब काफी सारी डेथ्स पिछले साल में मैंने देखने को मिली है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज स्कारबोरो शोल। देखो अभी आज के टाइम के ऊपर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो एशियन गेम्स आप जानते हो चल रही है चाइना के अंदर। वहां पर बड़े ही अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है। गेम्स तो चल ही रही हैं, बट और भी मुद्दे चल रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो चाइना की ना आप 9 डैश लाइन के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। ये आपका पहले तो कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं। चाइना ने इस 9 डैश लाइन को भी ना एक तरह से 10 डैश लाइन ही बना दिया है। पहले ये 90% एरिया कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी का बताते थे कि हमारा है। अब लगभग पूरा ही इन्होंने साउथ चाइना सी अपना बता दिया कि भैया ये पूरा साउथ चाइना सी हमारा ही है। ऐसी बात यहाँ पे करी जा रही है चाइना के द्वारा। उस वजह से ना बहुत सारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं इन अलग अलग कंट्रीज के, जैसे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं। तो जो लोग वहां पे खेलने गए हुए हैं वो वापस आ रहे हैं एज अ प्रोटेस्ट कि नहीं यार, चाइना ऐसे कैसे हमारी कंट्री के कुछ पार्ट को बोल रहा है कि हमारा पार्ट है। तो चाइना आप जानते हो ऐसी हरकतें करता रहता है। सिर्फ इंडिया के साथ नहीं चल रहा कि अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, जम्मू कश्मीर में ये चीज चल रही है, वो चीज चल रही है, नहीं। यहाँ पर हर जगह ये चाइना का ही आप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी फ्रेश इंसिडेंट क्या है, वो है स्कारबोरो शोल का। ये यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि ये है, यहाँ पर है स्कारबोरो शोल। इसके अलावा भी यहाँ पर पारसल आइलैंड्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, और ये स्पार्टली आइलैंड्स भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये कहीं ना कहीं चाइना बताता है कि सारा इसके अंदर का एरिया उसका खुद का है। इससे भी ज्यादा अब तो एरिया वो क्लेम करने लग गया है। अब देखो आप जानते हो एक्सटेंडेड सॉरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, ईईजेड जो होता है, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है आपकी जो बाउंड्री होती है। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करो, तो ये आपका फिलीपींस का एरिया है, ये वाला इधर वाला। तो फिलीपींस बोलता है कि भैया ये हमारी टेरिटरी का पार्ट होगा, बिल्कुल 200 नॉटिकल माइल के हिसाब से। पर चाइना बोलता है कि नहीं। यहाँ पर इनफैक्ट ना चाइना ने अपने यहाँ पे जो नेट नहीं होते तार, मतलब नेट वगैरह लगा दिए कि यार ये स्कारबरो शो हमारा है। फिर
फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, वो तार काटते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट समझना एक बार, ये देखना इस मैप को। ये देखो जो जो रेड वाली लाइन दिख रही है इसके अंदर, ये देखो, ये जो रेड वाली लाइन है, ये पूरा इसके अंदर का एरिया चाइना बोलता है हमारा है, ठीक है? और यहाँ पर ये जो, अब मैं ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है? ये येलो वाली जो मार्क करी है, ये बोलता है फिलीपींस की हमारा है। तो यहाँ पर ये जो बीच वाला एरिया हो गया, ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसी तरह से चाइना का ना हर पर्टिकुलर कंट्री के साथ यहाँ पे है कि ब्रूनाई का कुछ क्लेम है, वहाँ पे चाइना के साथ डिस्प्यूट है, वियतनाम का, मलेशिया का, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको तीनों आइलैंड्स का बिल्कुल पता होना चाहिए। पारासल, स्प्रेटली और स्कारबरो शोल के बारे में आपको ये लोकेशंस पता होनी चाहिए। ये सारे देखो, चाइना भी क्लेम कर रहा है, फिलीपींस भी, ताइवान भी। इसको ह्यूआंगियन आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, किसको? स्कारबरो शोल को। चाइना मतलब चाइना वाले इस नाम से बुलाते हैं, और जो फिलीपींस वाले उसको पनत्ताग शोल इस नाम से बुलाते हैं, ठीक है? बहुत सारे फिशिंग ग्राउंड है यहाँ पे, काफी मिनरल सोर्सेज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। स्कारबरो शोल लार्जेस्ट अटोल हमें साउथ चाइना सी के अंदर देखने को मिलता है, जो कि फिलीपींस से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना? तो क्लेम देखो चाइना वही करता है कि 13वीं सेंचुरी में भी हमारे पास था। इसमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि 13वीं सेंचुरी है, 15वीं सेंचुरी है। वो चाइना बस बोलता रहता है कि आज से हजारों साल पहले हमारा था। तो दैट इज नॉट कंसर्न फॉर अस, ठीक है ना? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस। एक्चुअली मैंने एक टॉपिक समझाना था मुझे, डिजिटल ट्विन, उस वजह से मैं टॉपिक को लेकर आया हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि जो जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस है ना, इसके द्वारा सरकारों को आपकी डिजास्टर रिस्पॉन्स के अंदर और प्रिपेयर्डनेस के अंदर बहुत ज़्यादा मदद आ रही है। तो कल को जब आप जीएस पेपर 3 के आंसर लिखोगे ना, वहाँ पर आपको इसका जिक्र डेफिनेटली आपको करना ही करना है। यहाँ पे आप समझना कि यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस आखिर होती क्या है। देखो, आप सैटेलाइट्स के माध्यम से, मोबाइल सेंसर, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और एरियल इमेजेस की मदद से जब कहीं ना कहीं डेटा को कलेक्ट करते हो, उनको इंटीग्रेट करते हो और उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग करते हो, उसी को बोलते हैं जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। आज के समय के ऊपर ये जो इंडस्ट्री है ना, लगभग 61 बिलियन डॉलर की है। पर 2030 तक ये जो इंडस्ट्री है 209 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएगी। इसके काम कई सारे हैं कि आपको देखो डेटा मिलेगा ना, और जब डेटा मिलता है तो डिसीजन मेकिंग बढ़िया होती है। बाकी आपको पता लगता रहेगा यार कि कैसा थ्रेट है, क्योंकि आपको जो मैप्स वगैरह मिलेंगे तो रियल टाइम मैप्स होंगे, अपने आप टाइम के हिसाब से अपडेट होते रहेंगे। उस हिसाब से आपको पता लगता रहेगा कि यार नया कुछ थ्रेट तो इमर्ज नहीं हो रहा। कल को कुछ कोई फंस गया वहां पे, तो वहां पर कुछ ऑपरेशन चलाना हो, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, उसको रन करने के लिए हेल्प हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो, जब 2023 फरवरी में आपका अर्थक्वेक आया टर्की और सीरिया के अंदर, वहां पर इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी और लोगों को तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के अंदर पता लग पाया कितने लोग इफेक्टेड हैं, कैसे उन तक खाना पहुंचाना है, बाकी चीज़ें पहुंचानी है। वेदर इवेंट्स को फोरकास्ट करने के अंदर हेल्प करते हैं कि मौसम खराब तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं, ठीक है? पोलर आइस कैप, साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं यार कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही, ये सारी चीज़ें। एक मुद्दा यहाँ पर ना डिजिटल ट्विंस का भी है कि डिजिटल ट्विंस के अंदर भी ना जियो स्पेशल इंटेलिजेंस को यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये वाला डिजिटल ट्विन थोड़ा हम समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या मुद्दा होता है। देखो, डिजिटल ट्विन कुछ नहीं है, एक तरह से ना आपका जो फिजिकल कोई चीज है, उसी का ही ना एक डिजिटल अवतार बनाया जाता है। ऐसा मान के चलो, मैं समझाता हूँ कि आपका कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट था, उसी का ही आपने एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन बना दिया। इसी को बोलते हैं डिजिटल ट्विन क्रिएट करना। अब यहाँ पर क्या होगा ना, आप इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करोगे, आप सेंसर्स यूज करोगे, डेटा एनालिटिक्स यूज करोगे। तो यो जो जो भी चीजें आप अलग अलग पैरामीटर्स यूज करोगे ना इस फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर, इसको फेस करने पड़ेंगे, वो उसके पहले ही आपने या उसके साथ में आपने वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कर लिए। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास ये एरोप्लेन है, ठीक है ना? एरोप्लेन क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी है। उसी का ही आपने एक डिजिटल ट्विन क्रिएट कर दिया, यानी कि एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन उसकी क्रिएट कर दी, और डेटा के माध्यम से आपने इनको कनेक्ट कर दिया। सर वो कैसे? देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आपके जो प्लेन है उसके अंदर कुछ सेंसर्स होंगे, ठीक है ना? और अलग अलग माध्यम से हम चीजें कैप्चर करते रहेंगे, इंजन की परफॉर्मेंस देखते रहेंगे, क्या टेम्परेचर है, कितना फ्यूल उसने कब कंज्यूम किया, कितना वाइब्रेशंस हो रहा है। इस तरह का बहुत सारा डेटा वहां से हमें मिल पाएगा। बात ठीक है? तो कल को ना एयरक्राफ्ट का जो इंजन मेंटेन करना हो गया, एयरक्राफ्ट के इंजन की सेफ्टी को बढ़ाना हो गया, ऑपरेशन की कॉस्ट कैसे कम करें, कहीं ना कहीं फ्लाइट ऑपरेशन को कैसे और रिलायबल करें, ये इस डेटा बेस के माध्यम से हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली ना एक फिजिकल ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर दिया, जैसे यहाँ पे क्रिएट किया है, और इनको सेंसर्स वगैरह से कनेक्ट कर दिया, तो डेटा वगैरह आएगा, कहीं ना कहीं हम उसको यूटिलाइज करते रहेंगे। इसी को बोलते हैं डिजिटल ट्विन। तो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लो। वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है रियल सिस्टम की। आप बिल्डिंग्स का डिजिटल ट्विन बना सकते हो, किसी शहर का डिजिटल ट्विन बना सकते हो, इस तरह की चीजें जहां पर जो जो कंडीशन आती रहेंगी उनका इम्पैक्ट यहाँ पे हमें दिखता रहेगा, एंड इस हिसाब से हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली वर्क कर पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर पाएंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ओसिरिस रेक्स।
देखो 1-2 दिन हो गए हैं इसको, ठीक है ना, बट मुद्दा थोड़ा छूट गया था तो मैंने सोचा डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे समझना पहले तो ऑसिरिस रेक्स है क्या? पहले तो नासा का ये मिशन है, क्या नाम है इसका? ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर, ठीक है ना? तो ये एक मिशन था। क्या मिशन था? ये दरअसल में एक 7 साल का मिशन था। तो ये मिशन स्टार्ट हुआ 2016 के अंदर और तब तक चला अभी तक 2023 तक। क्या काम था इसका? इसका मिशन का काम था कि भैया बेनू को स्टडी करना है। सर बेनू कौन है ये? बेनू एक एस्ट्रॉयड का नाम है, ठीक है ना? मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा-सा। यहाँ पर ये देखना, य यहाँ पर ना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है? सन, मरकरी, वीनस, उसके बाद आप जानते हो हमारा अर्थ अर्थ आती है, उसके बाद मार्स आता है। अब एस्टेरॉइड भी ना अलग-अलग तरह के होते हैं, आपने अपनी ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर जो एस्टेरॉइड्स है ना हमें मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व करते हुए मतलब घूमते हुए देखने को मिल जाते हैं। सही बात है। इसके अलावा और भी अलग-अलग तरह के एस्टेरॉइड्स होते हैं। एक ऑस एस्टेरॉइड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड। ये कौन से होते हैं? ये वो होते हैं ना वो एस्टेरॉइड जिनका कहीं न कहीं ऑर्बिट जो है ना, वो हमारी अर्थ के आस-पास से कहीं न कहीं क्रॉसओवर करता है। तो यहाँ पर आप रेड वाला पे फ़ोकस करो, जो रेड वाला है ना ये बेनू का वो है, ठीक है? ये बेनू का ऑर्बिट है। अब आप नोटिस करो अर्थ और बेनू इन दोनों का जो ऑर्बिट है, कहीं न कहीं क्रॉसओवर नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा, ऐसा बोला जा रहा है कि 21वीं सदी मतलब 22वीं सदी सॉरी 2182 इस साल के अंदर पता क्या होगा? हो सकता है जो बेनू एस्टेरॉइड है ना, वो दुनिया को टकरा जाए, वो हमारी अर्थ के साथ टकरा जाए। क्यों टकरा जाएगा? क्योंकि उसका ऑर्बिट देखो दोनों का सिमिलर ही जा रहा है। तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब दोनों टकरा सकते हैं। तो इस वजह से बेनू को स्टडी करना और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि हमारी ये धरती के साथ टकरा जाए। तो थोड़ा अगर मैं इसकी डिटेल में चलूँ आपको लेके चलूँ, तो आप नोटिस करोगे 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। फिर वहाँ वो पहुँचा, ठीक है? फिर उसने क्या किया, वहाँ पे सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए एंड अकॉर्डिंगली अब वो धरती के ऊपर वापस आ चुका है उसके सैंपल्स कलेक्ट करके। तो एक तो सर हमें समझ आया कि चलो इसके टकराने की है मतलब पॉसिबिलिटी है आज से बहुत साल बाद, 150 साल बाद। पर और क्या कारण है कि हम यहाँ पे इसको स्टडी कर रहे हैं? देखो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो बेनू एस्टेरॉइड है ना, वो इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि बेनू के अंदर ना पिछले कई बिलियन ऑफ ईयर से कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ और हमारी धरती भी तभी कहीं न कहीं फ़ॉर्म हुई थी या बाकी चीज़ें भी कहीं न कहीं तभी फ़ॉर्म हुए थे जो डिफरेंट-डिफरेंट प्लैनेट्स हो गया, डिफरेंट सन मतलब सन हो गया। तो उसके बारे में अगर हमें स्टडी करना है ना, तो बेनू बढ़िया एक तरीका बनता है उसको स्टडी करने का। क्यों? क्योंकि बेनू के अंदर ना कोई बदलाव नहीं आया। समझे इस बात को? बाकी कहीं न कहीं एस्टेरॉइड्स के अंदर काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। तो अगर हमें सोलर सिस्टम के बर्थ को समझना है, तो हम समझ पाएँगे क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल एंड रॉक्स है ना आज के टाइम के ऊपर, वो वही हैं जो कई बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमें देखने को मिलती हैं। और इसके अंदर आप नोटिस करोगे कार्बन वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो हम वो भी चीज़ें स्टडी कर पाएँगे और सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को कहीं न कहीं स्टडी कर पाएँगे। तो ये अर्थ के प्रॉक्सिमिटी भी है और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना? अगर आप इसका साइज़ देखोगे ना, तो आप नोटिस करोगे लगभग 510 मीटर का यहाँ पे इसका साइज़ देखने को मिल जाता है, जो कि आईफल टावर हो गया या एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए भी है। कंपोज़िशन आप जान गए हो कि इसकी केमिस्ट्री और मिनरोलॉजी इस तरह से है, कहीं न कहीं हमें स्टडी करने के अंदर हेल्प करती है। तो इस तरह से ये भेजा था हमने 2016 के अंदर, अब जाके आया है। तो यहाँ पर पता क्या हुआ? एक्चुअल में जब इसको भेजा गया ना नीचे, तो यहाँ पे एक कैप्सूल के माध्यम से भेजा गया। यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक तरह से पैराशूट नहीं होता, पैराशूट के माध्यम से इसको यहाँ पे टच डाउन करवाया गया। तो यहाँ पे नोटिस करो ये रहा पैराशूट, ये पैराशूट से इसको हम भेज रहे हैं, फिर ये धरती के ऊपर इस तरह से लैंड हुआ, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे ना जो बेनू के सैंपल्स थे वो देखने को यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अब स्टडी हो जाएगी। अब देखो बेनू क्या है? कार्बन रिच एक एस्टेरॉइड है जिसने कि मतलब जिससे हमें पता लगेगा सोलर सिस्टम कैसे-कैसे डेवलप किया। बाकी नासा का यहाँ पे रोल रहा है। नियर अर्थ एस्टेरॉइड मैंने आपको समझा ही दिया इसका अर्थ आखिर होता क्या है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं दैट्स आगामिक ट्रेडिशंस ऑफ टेम्पल्स। इसको समझते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। देखो हमारे जैसे मंदिर होते हैं, तो मंदिरों के अंदर ना कुछ प्रथाएँ चलती हैं, ठीक है ना? कि मंदिर के अंदर पुजारी कौन होंगे, मंदिर के अंदर पूजा कैसे करी जाएगी, क्या-क्या तरीके तौर तरीके कैसे होंगे या फिर कहीं न कहीं कि मंदिर के जो मेन जो श्राइन होता है, जिसको गर्भगृह बोलते हैं, वो कहाँ पर होगा, ठीक है ना? कि मंदिर किसके रिगार्डिंग बनेगा, कैसे बनाया जाएगा, वो सारी चीज़ें। अब ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें ना हमारी जो बुक्स हैं, अगमास बोलते हैं इनको, इनके अंदर यहाँ पे मेंशन्ड है इन बुक्स के अंदर, ठीक है? अब तमिलनाडु के अंदर भी आप जानते हो, ठीक है ना? कि काफ़ी लोग मानते हैं इन चीज़ों को। अब हुआ पता क्या है, ऐसा बोला जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि यार जो वहाँ के पुजारी हैं, जिनको अर्चकास बोलते हैं, वहाँ पर ना जो तमिलनाडु की सरकार है, वो कुछ नॉन बिलीवर्स को अपॉइंट कर रही है। मतलब वो धर्म में मानते ही नहीं है ऐसा कह कह लो। उनको यहाँ पे पुजारी की तरह यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है, जो अपने आप में गलत बात है।
इस वजह से ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाँ चलो ठीक है, हम इस मुद्दे को देखेंगे, जब फैसला आ जाएगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर आपको अगमास के बारे में पता होना चाहिए। और अर्चकास जो प्रीसीस्ट होते हैं, ये कई बार ना ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूपीएससी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो अगमास क्या है? एक बॉडी है एक तरह की एंशिएंट टेक्स्ट की, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल सेरेमनीज यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पता लगता रहता है कि कहाँ पर कैसे मूर्ति को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कहाँ उसको प्लेस किया जाएगा, कैसे आपके जो प्रीस्ट होंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन बंदा पुजारी बन पाएगा, क्या उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही कि कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन होती हैं, उसकी गवर्नेंस कैसे होगी, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको ना, चाहे आप शैवाइट्स हो गया, ठीक है, जो कि वैष्णवाइट्स हो गया। शैवाइट्स मतलब जो शिवा को फॉलो करते हैं, वैष्णवाइट जो हो गया आपका, जो आपके विष्णु को फॉलो करते हैं, और साथ साथ जो शक्ति, ठीक है, जो शक्ति माँ शक्ति को फॉलो करते हैं, उन सबके रिगार्डिंग इनकी टेक्स्ट बुक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, अगमास देखने को मिल जाती हैं। इसके अंदर ये है शैव गमास, ठीक है, शक्त गमास और वैष्णव अगम, ये तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग है कि शैवाइट्स, वैष्णवाइट्स और शक्ति के रिगार्डिंग ये तीनों ब्रांचेस हमें यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इनका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि इनमें से आखिर कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। उसी तरह से कोलिजियम सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो इसका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताना कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, फिर अकॉर्डिंगली कोलिजियम सिस्टम को कल वापस रिवाइज भी कर लेंगे। टाइगर सेंसस एक बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, कोशिश करना कि आपको क्या याद है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो चुका है इसको डिस्कस किए हुए, बट फिर भी लेट्स सी कि आपको कितना याद है, अदरवाइज कल वापस रिवाइज तो हम कर ही लेंगे। कल जो आपको होमवर्क दिया था उसका क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। I2U2 के बारे में था। तो देखो यहाँ पे ना इंडिया के साथ ईरान नहीं आएगा, ये इंडिया इजराइल होता है, ठीक है, इंडिया इजराइल, यूएस और यूएई, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। दूसरे की बात करें, ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, क्या यहाँ पे यूएन इंडिया टीम और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ये पार्टनर करती है? बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, तो क्या वो जर्नलिस्ट थे राष्ट्रधर्म दिल्ली के अंदर? ये बात भी अपने आप में करेक्ट हो जाती है। एक क्वेश्चन दिया था AMASR एक्ट के बारे में, कल आई थिंक कल या परसों जब भी था, इसको डिस्कस किया था हमने। यहाँ पहला कह रहा है कि 500 मीटर रेडियस के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। क्या ऐसी बात है? नहीं, ऐसी तो नहीं है। 100 मीटर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, वो प्रोहिबिटेड एरिया है। उसके बाहर जो 200 मीटर तक का एरिया होता है ना, उसको रेगुलेटेड एरिया बोलते हैं, वहां पर आपको परमिशन वगैरह लेनी पड़ती हैं। तो पहला बात गलत है। दूसरा कह रहा है कि अगर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को इनको मेंटेन करना है, वहां पर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की उनका प्राइम कंसर्न है। नहीं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्राइम कंसर्न है, तो ये बात गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि अगर कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं ना कहीं करना है तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए एएसआई का, ये बात गलत है। यहाँ पर अप्रूवल चाहिए नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का। तो हुआ पता क्या है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को उन्होंने इंटरचेंज कर दिया। सेकंड वाले के अंदर एएसआई आना था, थर्ड वाले के अंदर एनएमए आना था। अप्रूवल एनएमए देता है कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी है, पर प्राइम कंसर्न किसका है उनका मेंटेनेंस का? वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। तो यहाँ इसने पूछा कौन से नॉट करेक्ट है, तो भैया तीनों को तीनों में गलतियां हैं। आई होप आपको तीनों गलतियां समझ आ गई होंगी। उसी तरह से प्रिविलेज कमेटी के बारे में डिस्कस करें, तो कह रहा है कि लोकसभा के अंदर जो 15 मेंबर हैं वो होते हैं और कहीं ना कहीं वो नॉमिनेट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा। ये बात अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है राज्यसभा के अंदर डिप्टी चेयरमैन इस पर्टिकुलर कमेटी को यहाँ पे हेड करते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर आपका दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पूछा क्या था इसने? पूछा था हमें कि नॉट करेक्ट कौन से हैं, तो दोनों दोनों मतलब ठीक है, तो इसलिए नॉट करेक्ट क्या आएगा? ऑप्शन डी, नीदर वन नॉट टू। और ध्यान रखना, राज्यसभा के अंदर यहाँ पे हमें 10 मेंबर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।